लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार, हमारे पेशकश में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। दरअसल आज मसला हरियाणा के उन युवाओं से जुड़ा हुआ है जो बेरोजगार हैं। मसला सीधे तौर पर हरियाणा की सरकार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो दावे ये करती रही है कि रोजगार लगातार मुहैया कराए जाते रहे हैं, लेकिन आरटीआई के जरिए कई अहम सूचनाएं सामने आई हैं और इन सूचनाओं को अगर हम आधार माने तो ये कहा जा सकता है कि नाम मात्र की नौकरियां प्रदेश में दी गई हैं। तो बेहद एक चिंताजनक बात है जो आंकड़े इस वक्त निकलकर सामने आए हैं। उन आंकड़ों के जरिए अगर हम ध्यान दें तो सवाल उठने शुरू हो गए हैं, और चूंकि चुनावी वर्ष अब लगभग शुरू होने को है, तो ऐसे में हरियाणा सरकार के लिए मुसीबतें बन सकती हैं, क्योंकि आज जो आंकड़े हम रखने जा रहे हैं आरटीआई के हवाले से, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स निकलकर सामने आए हैं आज आपकी टीवी स्क्रीन पर, वो आरटीआई की चिट्ठी तो हम दिखाई रहे हैं, साथ ही साथ वो आंकड़े भी हम आपके सामने रखेंगे, जिसके जरिए आप ये समझ पाएंगे कि हरियाणा प्रदेश में नौकरियों की स्थिति क्या है। खास मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ा हुआ है, ये सबसे पहले मिलवाते हैं आपको। संदीप गोयत साहब हैं हमारे साथ इनेलो की तरफ से, स्वागत है सर आपका। कांग्रेस की तरफ से कुलदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है कुलदीप जी आपका। सुभाष चंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आरटीआई कार्यकर्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है सुभाष जी आपका। और अरविंद भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जन नायक सेवा दल की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हुक्म सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत है भाटी साहब आपका। सबसे पहला सवाल हुक्म सिंह जी आप ही से करते हैं। करनाल जिला रोजगार कार्यालय की चिट्ठी मेरे हाथ में साहब, लिखा गया है जिला रोजगार कार्यालय करनाल तथा अधीनस्थ कार्यालयों में से कोई भी प्रार्थी नौकरी पर नहीं लगा सर। ये फैक्ट्स हैं सर आरटीआई के हवाले से, क्या जवाब देना चाहेंगे इस पर? हुकुम सिंह जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए आवाज शायद पहुंच नहीं रही। चर्चा को ले चलते हैं सुभाष चंद्र जी के पास। सुभाष चंद्र साहब, ये आरटीआई में जो तमाम बातें आई हैं निकलकर सामने, बेहद चौंकाने वाली हैं, और जो दावे सरकार की तरफ से किए जाते रहे, और उन दावों की अगर हम बात करें तो उन दावों में कोई हकीकत नजर नहीं आ रही। सुभाष जी चलिए, जिस तरीके से देखिए नौकरी मिलने में जो व्यवधान है, हमारे कनेक्शन में भी कुछ कम बेश उसी तरह का व्यवधान है, तो दोबारा से हम संपर्क साधेंगे, हम तो साध लेंगे, लेकिन सरकार दे पाएगी या नहीं दे पाएगी नौकरी, वो थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। और कांग्रेस की तरफ चलते हैं, जरा उनका रुख जान लें। कुलदीप जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तकरीबन 4 साल तो पूरे हो ही चुके हैं, 5वें साल में प्रवेश करने जा रही है। नौकरियों के फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात की जाती है, कुछ डिस्ट्रिक्ट से रोजगार कार्यालय से, वहाँ से जो आरटीआई के जरिए जो चिट्ठियाँ मिली हैं, जो आंकड़े मिले हैं, चौंकाने वाले हैं। कहीं कहीं जगह तो जीरो है फिगर नौकरी का। देखिए साकेत जी, जिस तरीके से बीजेपी सरकार सत्ता में आने के लिए वादा करके आई थी कि 2 लाख नौकरियां हर साल हरियाणा में और 2 करोड़ नौकरियां पूरे देश में मिलेगी, नौकरियां देने की तो दूर की बात है, इन्होंने नौकरियां छीनने का काम किया है हरियाणा में जी। नौकरी के नाम पे, चाहे आज जितनी भी इनकी नौकरियों की इन्होंने भर्ती निकाली, सारी की सारी भर्तियां हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है। नौकरी बेरोजगारी के रूप में पीछे इन्होंने जो डीसी रेट पे लगाने थे, अपना जो रोडवेज का घाटा पूरा करने के लिए यहाँ से वहाँ लोगों को भेज के 18 लाख लोग इधर से उधर कर दिए, जो पहले डीसी रेट पे डीसी ही नियुक्ति कर देता था। बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ करना बीजेपी सरकार की पॉलिसी है। 4.5 साल 4 साल इनको हो गए,
उस हिसाब से 8 से 10 लाख नौकरी हरियाणा में देने का इनका वादा था, और वादा करने वाले भी इनके झूठे हैं। और लगभग 10-15 हज़ार नौकरियां अगर इन्होंने हरियाणा में दी है, तो उसमें से पिछली 15,000 नौकरियां तो हमारी सरकार की पेंडिंग थी, जिनका इन्होंने ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया। ठीक है कुलदीप साहब, एक सेकंड में रोक रहा हूं आपको। हुकुम सिंह जी हमारे साथ हैं, हाईकोर्ट के जरिए उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर लिया। आवाज पहुंच रही है हुकुम सिंह साहब? हुकुम सिंह जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? सुभाष चंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? जी सुभाष चंद्र जी, जो फैक्ट्स निकल कर आए आरटीआई के हवाले से, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर नौकरी जो दी गई उसका आंकड़ा 0 है। जी देखिए, मैंने एक आरटीआई लगाई थी अप्रैल 2018 में जी, और उसमें मैंने ये जानकारी मांगी थी कि जो हरियाणा के अंदर युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, वो कितने हैं, कितने नाम दर्ज हैं, और जिलावार उनकी संख्या दी जाए, और कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया है। तो इसमें जो जानकारी निकल के आई, जिलावार 15 जिलों से मेरे पास जानकारी आई है, उसमें लगभग 15 लाख युवा 15 जिलों में हैं जिनके नाम दर्ज हैं, और 647 को केवल नौकरी मिली है। उसमें से भी कुछ अनुबंध पे हैं और कुछ लोगों को निजी क्षेत्र में नौकरी मिली है। तो सरकार ने ये कहा था कि 2 लाख युवाओं को हर साल रोजगार देंगे। तो ये सवाल जो है बड़ा गंभीर है कि लगभग 4 साल होने को आए हैं और 15 जिलों के 15 लाख युवाओं में से बहुत कम 647 का आंकड़ा कुछ भी नहीं है। तो ये जानकारी आरटीआई के माध्यम से मिली है, पुख्ता जानकारी है ये, ऐसा नहीं है कि ये कोई राजनीतिक बयान है। अभी 7 जिलों की जानकारी मेरे पास नहीं आई, हो सकता है ये आंकड़ा 15 लाख से बढ़ के 18 या 19 लाख हो जाए। और फिर भी आप देखें कि 15 लाख में से 647 है कि बहुत ही कम है। बिल्कुल जी ठीक है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लेते हैं। भाटी साहब, सुन पा रहे हैं क्या आप? साकिब जी, आवाज को लिए जरा थोड़ा सा ठीक कराइए। जी ठीक है, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच पा रही, या मेरी आवाज़ भी आप तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही। भारद्वाज साहब, आप सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ साकिब जी। भारद्वाज साहब, सवाल यही है, आपने सुना सुभाष चंद्र जी को कि जो 7 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दें अगर, तो 15 लाख बेरोजगार वहां रजिस्टर्ड हैं, 647 को नौकरी दी गई है। आरटीआई का हवाला ये। साकिब जी, जिस आरटीआई का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस पे चर्चा हो रही है, इस आरटीआई से पहले भी माननीय सांसद दुष्यंत चौटाला जी ने भी एक आरटीआई लगाई थी। सभी जिलों में हमने आरटीआई लगाई और उससे जानकारी मिली थी। आपको याद होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने चंडीगढ़ में की थी इसी सेम इशू पर कि कितने बेरोजगारों ने रजिस्टर्ड अब तक किया आपके कार्यालयों में, और कितनों को आपने नौकरी दी, कितनों को आपने बेरोजगारी भत्ता दिया। परंतु बड़े ताज्जुब और बड़ी शर्म की बात है कि जिस प्रदेश की सरकार ने 2 लाख पर ईयर, मतलब अब तक 4 सालों में 8 लाख नौकरियां लग जानी चाहिए थी, उसमें नौकरियां महज 1%, 2% से ज्यादा नहीं दे पाए। जो इनका पंजीकरण जो कार्यालय है, रोजगार पंजीकरण कार्यालय, उसके मुताबिक जो कहा जाता है। तो इस सरकार को ये बहुत एक गंभीर विषय है, जहां एक और हमारे पास सभी विभागों में, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, परिवहन विभाग हो, बिजली विभाग हो, और भी कोई तमाम विभाग। जी ये आंकड़ा है, और इन आंकड़ों को अगर आप गौर से देखेंगे, समझेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि क्या स्थिति है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक जाते हैं। ब्रेक के बाद जो तकनीकी खामी है उनको भी दूर करके वापस अपने इस चर्चा को बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका, और सीधे सारे गेस्ट के पास चलते हैं और इस चर्चा की शुरुआत करते हैं।
और हुकुम सिंह भाटी साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? हुकुम सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए उनके पास फिर जाएंगे, संदीप गोयल जी के पास चलते हैं। गोयल साहब, सवाल यही है कि बीजेपी की सरकार लगातार ये दम भरती रही, लेकिन आज रिजल्ट जब धीरे धीरे अब सामने आ रहे हैं तो सिफर नजर आ रही है तमाम चीजें। देखिए साकेत जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से हरियाणा के अंदर आई है तब से हरियाणा के युवा बेरोजगार खून के आंसू रो रहे हैं। पहले तो इन लोगों से फार्म भरवाए जाते हैं, मोटी मोटी फीसें ली जाती हैं और उनको फिर पूरे हरियाणा के चक्कर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व हरियाणा, पश्चिम हरियाणा तक चारों तरफ दौड़ाया जाता है। और नतीजा क्या निकलता है? सरकार की गलत नीतियों के कारण भर्तियां हाई कोर्ट में अटक जाती हैं। आखिरी में परिणाम यह निकलता है कि 4 साल 4 साल तक इंतजार करना पड़ता है। इसी दौरान कईयों के बेचारों के रिश्ते अटक जाते हैं, कईयों का कैरियर खराब हो जाता है, कहीं और अपॉर्चुनिटी लेनी हो वहां पर भी रुक जाते हैं। और इसी दौरान हरियाणा के अंदर एक लगभग जो रोजगार कार्यालय के उपस्थित आंकड़े जो 15 जिलों के साकेत जी बताए, लगभग 16 लाख, हरियाणा में 22 जिले, मैं ये मान के चलता हूं कि लगभग 22 लाख लोग बेरोजगार हैं। और इन 22 लाख लोग जो बेरोजगार रजिस्टर्ड है रोजगार कार्यालय में, सरकार की ऐसी गलत नीतियां रही हैं कि रोजगार कार्यालय केवल एक सफेद हाथी बन के रह गया है, जिसने केवल और केवल 647 लोगों को रोजगार दिया। आज अचरज की बात यह है कि रोजगार कार्यालय के अंदर भी एक समन्वय की स्थिति नहीं है। रोहतक में एक भी नहीं लगा, करनाल में एक भी नहीं लगा, महेंद्रगढ़ में एक भी नहीं लगा, और कुछ एक जिलों में 100-125 लगा दिए। लेकिन यहां पर भी इनकी कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह नहीं बैठ पा रहा कि हमने रोजगार किस लेवल के लोगों को देना है। अचरज की बात यह साकेत जी, आज जब हरियाणा में 18 लाख लोगों ने ग्रुप डी की सर्विस के लिए अप्लाई किया, और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है जी, जो ऐसी पोस्टों के ऊपर एक हाईली क्वालिफाइड पीएचडी लेवल के स्टूडेंट को, बेचारे को, एक सरकार की गलत नीति और धक्काशाही के कारण वो कहीं रोजगार नहीं पा रहा, उस मायूसी में, उस हताशा में उसको चपड़ासी के पद के लिए अप्लाई करना पड़ रहा है। एक मजबूरी वश उसको एक कदम उठाना पड़ रहा है। जब कॉलेज लेक्चरर लगाने की बात आती है तो ये कच्चे कर्मचारी कच्चे लगाते हैं, एक्सटेंशन लेक्चरर, रिसोर्स लेक्चरर के नाम पर कच्चे लगाते हैं। हाईली क्वालिफाइड लोगों, ठीक है संदीप गोयल साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। एक बार फिर से ट्राई करते हैं कि अगर भाटी साहब को आवाज मेरी मिल रही है। भाटी साहब, रोजगार के जो आंकड़े आए सामने, उसको देखा होगा आपने, उन आंकड़ों को, क्या रिएक्शन है आपका साहब? हुकुम सिंह जी, सुन पा रहे हैं तो जवाब दें आप। साकेत जी, चाहिए तो जितना मेरे को थोड़ा बहुत ये समझ आया, आप कहें तो मैं बोलूं? हाँ जी प्लीज। साकेत जी, आपका जो मैं पढ़ पा रहा हूं, मैं उसके आधार पर बोल रहा हूं, क्योंकि सुनाई तो बहुत ही, मतलब ये समझिए कि बड़ा बहुत ही कम, एकदम से पता भी नहीं लग पा रहा है। लेकिन मैं बहुत एक स्पष्ट एक बात आपके सामने रखना चाहूंगा कि जो कांग्रेस या इनेलो पार्टी जो एक दुष्प्रचार करने का काम करती है, वो तथ्यहीन बातें हैं। मैं आपको पॉलिटिकल भाषण नहीं चाहिए हुकुम सिंह भाटी साहब, भाषण नहीं चाहिए पॉलिटिकल, तथ्यों के आधार पर पूरी तरीके से बात कर लीजिए। ये सारा आरटीआई का कोरा चिट्ठा है साहब, पूरा आपका पूरा ब्यौरे की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन सब नहीं, भाटी साहब पॉलिटिकल मत होइए। पॉलिटिकल बयानबाजी करने का टाइम आ जाएगा जब आप दौरे और रैलियां करने के लिए निकलेंगे, वो भी विधानसभा और लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। सवाल ये है कि आरटीआई के जरिए जो खुलासा हुआ है साहब, उसमें तो करनाल को आप एक नौकरी नहीं दे पाए। जो 15 जिलों के आंकड़े हैं उनमें से मैं 647 नौकरी आपने 15 जिलों में दी है। धन के आधार पर इन लोगों ने, कांग्रेस ने, और कहां जा रहे हैं साहब, कहां जा रहे हैं? रोजगार की हम बात कर रहे हैं, कहां धर्म को? बीजेपी का एजेंडा हो गया क्या हर चीज में धर्म को ले आना? तो हुड्डा साहब के समय पहले 5 साल फिर आप हुड्डा साहब में चले गए साहब। पिछले 4 साल से यहाँ पे आप हुड्डा साहब के पास अभी भी जा रहे हैं। 1800 वैकेंसियां भरी। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने इसी 3 साल 4 साल के, हमारा जो अभी तक 4 साल का पीरियड हुआ है, इसमें 30,000 वैकेंसियां भरने का काम किया साहब। दूसरी भाटी साहब 15 जिलों से जिला रोजगार कार्यालय की तरफ से ये आंकड़ा आया है।
इन 15 जिलों में जो आंकड़े सामने आए हैं वो ये बताते हैं कि 647 नौकरियां आप लोगों ने दी हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट का आना अभी बाकी है साहब। शामिल है। इसके अलावा वो वैकेंसियां भी हैं। इसके अलावा जो 9000 जेबीटी टीचर्स जो अनियमितताएं की क्या क्या उन कांग्रेस के लोगों ने नहीं किया, उन लोगों को उन वैकेंसियों को भी भारतीय जनता पार्टी ने 9000 जेबीटी टीचर्स की जो पोस्ट है उनको भी कंफर्म करने का काम किया। 2200 जवान जो चौटाला साहब ने इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स करके एक बनाई थी, वो सब निकाल दिए थे बाद में कोर्ट ऑर्डर से, उनको सरकार ने लगाने का काम किया। 30 एससीएस ऑफिसर्स जो पिछली सरकारों के समय थे, जो कोर्ट केसेस के जरिए आए थे, उनको लगाने का काम। आप सुनिए, 30,000 भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा प्रदेश में हमारी सरकार ने भरी है। इसलिए जो कांग्रेस और ठहरिए, नौकरी दे नहीं पा रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ठहरिए थोड़ा। भरी गई हैं, जो रोजगार दिया गया है वो पूरी तरह से निष्पक्षता के आधार पर, मेरिट के आधार पर। मुझे बस आंकड़ा बता दीजिए, मुझे बस आंकड़ा बता दीजिए कि कितनी नौकरियां दी आप लोगों ने, सिर्फ आंकड़ा बता दीजिए कि 4.5 साल में आपने कितनी नौकरियां दी हैं। इसलिए अब मैं आपको एक्सचेंजों की, जो हमारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजों की बात करता हूं। सही मायने में जो एक्सचेंजों की स्थापना की वो कांग्रेस ने एक हुकुम सिंह भाटी साहब, मैं सिर्फ और सिर्फ एक आंकड़ा आपसे मांग रहा हूं कि मुझे वो आंकड़ा दे दीजिए कि इन 4 साल के कार्यकाल में आपकी सरकार ने प्रदेश में कितनी नौकरियां दी हैं। आदमी का भी नाम मंगा लिया और उसको वैकेंसी उसकी भर दी, और उसके अलावा बाकी लोग। बीजेपी ने, आपकी पार्टी ने क्या कहकर भेजा है आपको कि बस एक बार शुरू हो जाना तो फिर बंद नहीं होना, चुप नहीं होना, वैकेंसियों को भरने का काम किया। सवाल नहीं सुनना, बस अपना गाथा गाना। गीता महोत्सव शुरू होने में वक्त है साहब, वहां पर गाइएगा, बखान कीजिएगा, वहां पर लौटेंगे। कुलदीप सोनी साहब के पास चलते हैं। कुलदीप सोनी साहब, अभी भी बीजेपी जो है वो हुड्डा साहब का ही राग अलाप रही है कि आपके कार्यकाल में ऐसा था और आपके कार्यकाल में वैसा था। हमारे कार्यकाल में तो बहुत अच्छा था। इन्होंने वादा करके आए थे कि कॉन्ट्रैक्ट पे जो जितने भी कर्मचारी रखते हैं ठेकेदार प्रथा खत्म करेंगे। आज इन्होंने अपने लेवल पे तो कोई नौकरी दी नहीं, ठेकेदार प्रथा डबल कर दी। आपके टाइम में और इन्होंने कहा था जितने टेस्ट, आपके टाइम में सब अच्छा होता तो सत्ता में आप ही होते ना साहब। जितने टेस्ट सत्ता में आप नहीं है, इसका मतलब आपने अच्छा काम नहीं किया था। इनके टाइम पे जितने भी इंटरव्यू, साकेत जी, जितने टेस्ट इनके टाइम पे हुए, बड़ा इतिहास गवाया। और बड़े शर्मनाक विषय है कि पीएन से लेके और जज तक के, पीएन से लेके और जज तक के पेपर लीक हुए इनके समय में। आज इनके एसएस बोर्ड के चेयरमैन, उनका बेटा पेवा के अंदर चेयरमैन बनाने के रूप में करप्शन में पकड़ा गया। ऐसे आदमी को तो इन्होंने एसएस बोर्ड का चेयरमैन लगा रखा है, और ये नौकरियां देने की, रोजगार देने की बात करते हैं। सरासर झूठ बोलने के अलावा बीजेपी ने हरियाणा में कुछ नहीं किया। आरोप प्रत्यारोप धर्म के नाम पे, और इसके अलावा जो बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की बात ही कहीं भी नहीं की। और ये तो आज आरटीआई बता रही है, कोई कांग्रेस पार्टी तो कह नहीं रही। ठीक है भाटी साहब, आपके पास कोई फैक्ट है क्या? कोई फैक्ट है कितने लोगों को नौकरी दे? फैक्ट्स के हिसाब से बात कीजिएगा, क्योंकि ये आप ही के सरकार के आंकड़े, आरटीआई के हवाले से जो खबर आई है उसको तो आप भी नहीं झुटला सकते। साकेत, तो मेरे को पूरा समझ नहीं आ रहा है, परेशानी बड़ी दिक्कत हो गई है कि वैसे मतलब आवाज पूरी आती नहीं है, लेकिन अब आपका सवाल क्या है तो मैं कैसे इसका जवाब दूं। लेकिन मैं तो इतनी बात कह सकता हूं कि आज पूरे प्रदेश में नौजवान खुश है। आज अगर आप अलग अलग उसके आधार पर देखेंगे तो 15 लाख बेरोजगार हैं, 647 को नौकरी मिली और प्रदेश के युवा जो है वो खुश हैं। आप भारद्वाज साहब आइए, चर्चा में आइए। भारद्वाज साहब, नौकरी मिली है। साकेत जी, जी साकेत जी, ये भाटी जी कह रहे हैं कि आज हरियाणा प्रदेश के नौजवान खुश हैं। हाँ, कौन सा नौजवान खुश है बता तो दें कम से कम एक बार। ये आज स्थिति है कि लाखों जो पढ़े लिखे हमारे नौजवान हैं वो घर पे बेरोजगार बैठे हैं। 18 लाख जो बच्चे हैं जिनमें एमबीए किए, एमसीए किए हुए, जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा जिन्होंने किया, वो चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और स्थिति यह है कि टीचर्स के 35,000 पद खाली हैं, बिजली बोर्ड में हजारों पद खाली हैं, पुलिस विभाग में हजारों पद खाली हैं, बिजली बोर्ड में हजारों पद खाली हैं, रोडवेज में हजारों पद खाली हैं।
उसके बावजूद हमारे एक और तो पद खाली है, दूसरी ओर हमारे जो नौजवान है वो खाली है, परंतु ये उन्हें रोजगार नहीं दे सकते। इन्होंने वादा किया था 2 लाख नौकरियों का हर साल, मतलब 8 लाख नौकरी ले जाने चाहिए थी। क्या उसकी 10% भी नौकरियां, 5% भी नौकरियां दे पाए? आज स्थिति यह है कि रोजगार पंजीकरण कार्यालय की जो आरटीआई की जो जानकारी है वो बताती है कि कुछ 600 650 नौकरियां लगी हैं आज हरियाणा प्रदेश में, पिछले 4 साल से ज्यादा हो गए इन्हें, और उसके बावजूद ये इतनी बड़ी बड़ी बात कहते हैं। मैं तो कहता हूं उस मुख्यमंत्री को कैसे रात को नींद आती होगी जिसके प्रदेश के नौजवान पढ़े लिखे होने के बावजूद, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होने के बावजूद बेरोजगार अपने घरों में बैठते हो, जिस प्रदेश के नौजवान पीएचडी, एमएससी, बीएससी करने के बावजूद चपड़ासी की नौकरी के लिए लाइनों में लगते हो और चपड़ासी की नौकरी भी में नसीब नहीं होती हो, उस प्रदेश की क्या बदहाल स्थिति होगी। ठीक है, आज मैं पूछना चाहता हूं अरविंद भारद्वाज जी, मैं 1 सेकंड आपको रोक रहा हूं, मुझे 1 मिनट। इन्होंने एस्टेट का एग्जाम लिया, आज 3 साल से ऊपर हो गए, उन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दी है जिन्होंने एस्टेट का एग्जाम क्लियर किया। आज स्थिति है गेस्ट टीचर का जो मामला है, इन्होंने वादा किया था हम पक्का करेंगे, रामविलास जी ने, कि हम पहली कलम से पक्का करेंगे, आज तक वो बेचारे धरने प्रदर्शन दे रहे हैं। यही हाल है पोस्ट ग्रेजुएट जो पीजीटी टीचर्स का, जिनमें 10,000 से ज्यादा जो एग्जाम क्लियर, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करे बैठे हुए हैं, स्क्रीनिंग उनकी हुई पड़ी है, उनको आज तक ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। कंप्यूटर और लैब असिस्टेंट जो है उनकी हालत खराब, उन्हें सिर्फ 9 महीने के लिए नौकरी पर रखा जाता है, उसके बाद फिर निकाल दिया जाता है, वो फिर धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं, लाठी। ठीक है अरविंद भारद्वाज जी, मैं लौटूंगा वापस आता हूँ। सुभाष चंद्र साहब के पास एक बार मैं चलता हूँ। सुभाष चंद्र साहब, एक चीज ये बताइए कि 1 सेकंड भाटी साहब आऊंगा आपके पास। सुभाष चंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो जिला रोजगार कार्यालय की तरफ से जो आरटीआई के हवाले से जो जानकारियां दी गई हैं साहब, इसमें आधार किन किन चीज़ों को बनाया गया है? क्योंकि कुछ बातें यहाँ भाटी साहब कह रहे थे कि हमने ये भी नौकरी दे दी, हमने वो भी नौकरी दे दी, सारी जो सरकारी नौकरियां होंगी सरकार से जुड़ी हुई, सबको मेंशन किया गया होगा इसमें? सुभाष जी। देखिए, मैंने 4 सवाल ये पूछे थे और इन 4 सवालों में मैंने ये पूछा था कि कितने जो नाम दर्ज सुभाष जी को बोलिए, सुभाष जी कार्यालयों में जी, कितने लोगों को रोजगार दिया, युवाओं को जो पढ़े लिखे, और कितने को बेरोजगारी भत्ता दिया। तो जो अलग अलग विभागों में नौकरी दी होगी वो अलग मामला है, लेकिन रोजगार कार्यालयों में 15 लाख 15 जिलों में नाम दर्ज हैं पढ़े लिखे युवाओं के जो बेरोजगार हैं, और बहुत कम लोगों को 647 को इन्होंने रोजगार दिया है। एक बात। दूसरी, आरटीआई जो है ये एक ऐसा कानून है जिसकी मदद से जो सरकार घोषणाएं करती है, जो सरकार वायदे करती है, जिस तरह के आश्वासन देती है, वो सही हैं या नहीं, इसको जांचने के लिए आरटीआई एक बेहतर कानून है, और इसकी मदद से जो आंकड़े आए हैं वो आंकड़े सामने हैं। अब इस पे जो पक्ष है विपक्ष है वो अपनी जो भी बात रखेंगे, ये उनका अपना मामला है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि 2 लाख जो हरियाणा के अंदर सरकार ने दावा किया था कि हम 2 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, वो दावा पे सरकार खरी नहीं उतरी है। और जो दूसरी बात है, अभी जो क्लास 4 के लिए हुए थे 18 लाख युवा उसमें गए थे। इसके अलावा एक आरटीआई और हमने डाली थी, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसने पिछले 4 साल में कितनी भर्तियां की, तो वो जो आंकड़ा आया वो भी 10,100 कुछ था। तो 10,100 कुछ क्लास 2 और क्लास 3 की हैं। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से 15 जिलों में 647 हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने हज़ार नौकरियां होंगी, कितने युवाओं को नौकरी मिली है, और सरकार अपने वायदों पर कितना खरा उतरी है, ये इस आरटीआई से साबित होता है। ठीक है सुभाष जी, मैं लौटता हूँ बस। संदीप गोयल साहब, यहाँ तो भाटी साहब ये भी कह रहे हैं कि आप लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने जेबीटी की जब नौकरियां दी गई उसमें अनियमितताएं आई और उसकी वजह से आपके शीर्ष नेता इस वक्त जेल में हैं। देखिए साकेत जी, अनियमितताएं होने से जो ये सजा की बातें मेरे भाई सुभाष जी कर रहे हैं, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि पैरेलल आप उसमें आइए। सुभाष जी नहीं कर रहे, सुभाष जी नहीं कर रहे, सरकार ने रोजगार देने के नाम पर रोजगार हमने साकेत जी 16,000 हमने
केवल और केवल अध्यापक ही लगा दिए थे एक थोड़े से अंतराल में। अगर टोटल सारे आंकड़े निकाले जाएं, लगभग 40,000 से ऊपर लोग हमने केवल और केवल 5 साल की सरकार में लगा दिए थे। परंतु आज मौजूदा सरकार की जो जिम्मेवारी बनती है बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की, इनके पास तो केवल एक ही उत्तर है, आप जाओ पकोड़े तलो, रोजगार मांगोगे, लाइन में खड़े हो जाओ। युवाओं का ध्यान भटकाने के लिए कभी जाति कभी धर्म के नाम पे दंगे कराना, कभी नोटबंदी के नाम पर लाइन में खड़े करवाना। जब युवा कोई जागरूक जाके गोयत साहब, तो उनको पकोड़े तलने की नसीहत भी देने से गोयत साहब, गोयत साहब, बात साकेत जी, मैं गोयत साहब एक सेकंड, गोयत साहब एक सेकंड, गोयत साहब एक सेकंड, एक सेकंड, युवाओं को बेवकूफ समझते हैं क्या आप? नहीं साकेत जी, मैं युवाओं के बारे में बताता हूं। मैं वही पूछ रहा हूं आपसे कि युवाओं को आप बेवकूफ समझते हैं क्या कि कोई उनको पकोड़े तलने की बात करेगा या लाइन में लगने की बात करेगा तो युवाओं को समझ में नहीं आएगा? आप बेवकूफ समझते हैं क्या उनको? तो यही तो बात है, युवा जागरूक है साकेत जी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मुंह दिखाना मुश्किल हो रहा है। और इनके पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार से इनकी लोकप्रियता का ग्राफ गिरा है वो इस चीज का प्रमाण है। युवा हमारे जागरूक हैं, युवा बेवकूफ कतई नहीं है। युवाओं के कारण इन्होंने अपनी सरकार का बनाने का दम भरा था। 5 करोड़ रोजगार देने की बातें कही थी, 2 लाख रोजगार सालाना देंगे। आंकड़े अगर देखें 2% से ज्यादा का रोजगार नहीं दे पाए ये लोग। अरे जबकि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग युवाओं की एक इन्होंने बेरोजगारों की एक फौज तैयार कर दी। 22 लाख तो केवल और केवल हरियाणा के आंकड़े बोलते हैं जो केवल रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं। अगर भाटी साहब के बेरोजगार युवक हैं, भाटी साहब अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे, अगर आप ठीक ढंग से मुझे सुन पा रहे हैं, मैं एक आंकड़ा भाटी साहब मैं आपसे चाहता हूं इस कार्यक्रम में कि एक आंकड़ा सरकारी फिगर आप रख दीजिए साहब कि बेरोजगार कितने हैं प्रदेश में और कितनों को आपने इन 4 सालों में नौकरियां दी। एग्जैक्ट फिगर बताइएगा भाटी साहब अगर है आपके पास तो। नहीं, मैं आपको साकेत जी फिगर बता रहा हूं कि 30,000 लोगों को हमने रोजगार दिया है। कहां? आप डिस्क्राइब कीजिए, आप डिस्क्राइब कीजिए कि इतने लोगों को इस विभाग में, इतने लोगों को इस विभाग में और इतने लोगों को इस विभाग में नौकरियां दी। प्लीज डिस्क्राइब। इनेलो ने 12,800। नहीं साहब, मुझे नहीं चाहिए कांग्रेस और इनेलो का लेखा जोखा, नहीं चाहिए मुझे। ये बताइए कि आप जो 30 लाख का जिक्र कर रहे हो, 30,000 या 30,000 का जो आप जिक्र कर रहे हो, उन 30,000 को कहां लगाया आपने? युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया और उसमें से जो 23,000 जो टोटल जो युवा थे, 45,422 युवाओं को हमने उस स्कीम के 100 घंटे के तहत जो है उनको रोजगार दिया है। 45,422। तो ये तो एक फिगर बिल्कुल अलग है। उसके अलावा हम लोग, हमारी सरकार ने जो 12वीं पास है उनको जो है 900 रुपए महीने का, जो स्नातक है उसको 1,500 रुपए महीने का, स्नातकोत्तर को 3,000 रुपए मासिक जो है उनको बेरोजगारी किया था, बेरोजगारी भत्ता 6,000 रुपए महीना और 9,000 रुपए महीना देने का। और आप युवाओं को, बेरोजगारों को बेवकूफ बनाने और 900 रुपए देके किसी को नहीं मिल रहा। यही तो बता रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं आप भाटी जी, सुन लीजिए। जो इसमें हमारे समय में उन्होंने जो स्थापित हुई है उसमें रोजगार के अवसरों को बढ़ाया गया है। सक्षम युवा कौशल जो विकास योजना है, क्या किया था आपने? बेरोजगार भत्ता देने का 6,000 और 9,000 रुपए और दे रहे हो 900 रुपए। कौशल के तहत उनको ट्रेन करने का काम किया है। एक बेरोजगारी की दिशा में सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है जो कभी भी पिछली सरकारों ने नहीं उठाया। कौन सा कदम उठाया है भाटी जी? क्या बोल रहे हो आप? आपको जानकारी है? आप कौशल विकास की बात कर रहे हो। पहली यूनिवर्सिटी उसके लिए आपने अभी उद्घाटन किया है, कहां उसने तैयार कर दिए रोजगार? कहां उसने कौशल विकास कर दिया? स्किल डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हो उसके लिए तो ITI हरियाणा के हर शहर में, हर कस्बे में पहले से ही चल रही है, पर रोजगार कहां है? उन ITI जो डेवलपमेंट के जो कोर्सेज स्किल डेवलपमेंट के कराए जाते हैं उनसे आदमी कोर्स तो कर रहे हैं परंतु नौकरियां तो नहीं है, जॉब तो नहीं है। बात तो नौकरियों की है, रोजगार कहां है? और केवल आप लोगों ने रिश्वत के आधार पर नौकरी देने का काम किया। कौशल विकास आप लोगों ने रिश्वत दी है। आपको याद है SSC बोर्ड के कुछ कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं और उनके खिलाफ जांच चल रही है। ये आपकी सरकार का वाक्य बता रहा हूं, आपकी अपनी सरकार में। याद है भी SSC बोर्ड के दफ्तर में ताला लग गया था आपका, क्यों लगा था? भ्रष्टाचार SSC बोर्ड के दफ्तर में है।
आपके अपने जो एसएससी बोर्ड के कर्मचारी हैं वो सस्पेंड होकर आज भी उनके खिलाफ जांच चल रही है। आपके अपने जो कर्मचारी एसएससी बोर्ड के, क्या आप भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात कर रहे हो? भ्रष्टाचार चल रहा है आपके एसएससी बोर्ड में। आप एक बात समझिए, मैं पूरे इनेलो के समय का एक वो आपको बताना चाहूंगा। आपने आईटीआई की जो ट्रेड्स है उसको लिमिटेड रखा, आपने कभी कौशल विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया, इसलिए सिवाय आप तो क्रिटिसाइज करने के अलावा दूसरा काम कर ही नहीं सकते। आपने छोड़ा भी तो नहीं है कि आपको क्रिटिसाइज करने के अलावा आपको प्रेज करें, आपको अप्रिशिएट करें, ऐसा काम किया ही नहीं आपने। इनेलो के प्रवक्ता से जब बात करना, मैं अरविंद भारद्वाज बोल रहा हूँ साहब, मैं इस चीज का उत्तर दूंगा चाहूंगा। मैं बस बताइए, इनेलो के प्रवक्ता को बताना। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपका जो एसएससी बोर्ड है उसमें अभी एक भ्रष्टाचार का मामला पकड़ा गया, कई कर्मचारी सस्पेंड हुए और उनके खिलाफ जांच चल रही है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप भ्रष्टाचार मुक्त शासन है, या जो नौकरियां हैं उनमें भ्रष्टाचार नहीं है? भ्रष्टाचार तो चल रहा है। ठीक है, आपको रोक रहे, एक सेकंड अरविंद भारद्वाज जी। कुलदीप सोनी साहब कुछ कह रहे, कुलदीप सोनी साहब। आप कहां से उदाहरण उठा के लाते हैं? जो बेरोजगारी दूर करने के लिए ओम प्रकाश चौटाला आज सलाखों के पीछे है, कौन से भ्रष्टाचार में? वो है जो नौकरी देने में लिस्टों को बदल दिया गया, इसलिए इनेलो के ऊपर तो पूरा देश जानता है। एक ऐसा ठप्पा लगा हुआ है कि आपने नौकरियों को केवल और केवल बेचने का काम किया, इसलिए आप ये बात समझ कहां। साकेत जी, मैं इस चीज का आरोप इन पे लगाता हूं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। ठीक है, संदीप गोयल जी, संदीप जी नौकरियों को बेचने की बात है। साकेत जी, मैं भाटी साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, भारतीय जनता पार्टी को शायद उस केस की पूरी जानकारी नहीं है जो ये गंभीर किस्म का आरोप लगा रहे हैं नौकरियां बेचने की। ये सरासर झूठा आरोप है और उस पूरे केस के अंदर तो डेफामेशन कर दीजिए ना, मानहानि का दावा कर दीजिए। एक चीज बड़ी क्लियर रही है, अगर ये झूठ बोल रहे तो मानहानि का दावा क्यों कर देते? 1 रुपए का लेन देन नहीं था साकेत जी, 1 रुपए का लेन देन उन भर्तियों में नहीं हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी माना है। लेकिन किस प्रकार से गंभीर झूठा आरोप लगा रहे हैं, ये झूठ के गुब्बारे उड़ाने वाले लोग हैं साहब। आपकी पार्टी के सुप्रीमो पर झूठा आरोप लगा रहे हैं और आप लोग चुप बैठे हैं। डेफेमेशन का केस क्यों नहीं कर देते? साकेत जी, मैं एक बात आ रहा हूँ, जो कच्चे कर्मचारी साहब मानहानि का दावा क्यों नहीं कर देते? आपके पार्टी के सुप्रीमो के ऊपर इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे भाटी साहब। साकेत जी, व्यक्ति देख के हम आरोप लगा रहे हैं, इसका भी सही समय पर जवाब देंगे साकेत जी। लेकिन मैं यहाँ पर बेरोजगारी एक गंभीर इश्यू है, उस इश्यू के ऊपर बताना चाहता हूँ। कच्चे कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा इश्यू है, जो हजारों की संख्या में कच्चे कर्मचारी लगे हुए थे। पहले भी हमारी सरकार ने 2003 में उनको रेगुलराइज करने की पॉलिसी लेके आए और उस पॉलिसी से हजारों कर्मचारियों को फायदा हुआ। परंतु मौजूदा सरकार और इससे पहले की कांग्रेस की सरकार ने 2003 से लेकर 2014 तक किसी को पक्का नहीं किया। पक्का करने की जब पॉलिसी आई तो वह मामला कोर्ट में अटक गया। भारतीय जनता पार्टी की पैरवी ऐसी रही कि वो पॉलिसी औंधे मुंह गिर गई और हमारे हजारों कच्चे कर्मचारी बेचारे बेरोजगार होने की कगार पे आ गए। ये तो उच्चतम न्यायालय का शुक्र मानते हैं कि उन्होंने एक स्टेटस को का ऑर्डर करके उनकी नौकरियां बचा के रखी। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी ने उनकी नौकरियां बचाने के लिए ना तो विधानसभा में बिल लेके आए, ना उनकी ढंग से पैरवी की। और दूसरी बात साकेत जी, कितने गेस्ट टीचर बेचारे धरने देते रहे, लाठी खाते रहे, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय भी, गेस्ट एक्सटेंशन लेक्चरर भी। इवन मैं तो यहां मानता हूं इन्होंने एक भी 3050 का डॉक्टरों का कैडर है, लगभग 500 पोस्टें डॉक्टरों ही खाली हैं। कितने सर्जन इन्होंने लगाए, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, कितने इन्होंने वेटरनरी सर्जन लगाए? सिर्फ आप नहीं पूछना चाहते, पूरा प्रदेश पूछना चाहता है। भाटी साहब के पास चलते हैं। भाटी साहब, कोई गवर्नेंस नहीं है भाटी साहब, कई सवाल उठ रहे हैं। भाटी साहब, 60,000 हुकुम सिंह भाटी साहब, कई सवाल उठ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि इतने विभागों में इतने पद खाली हैं, बेरोजगारों की संख्या इतनी ज्यादा है, 4 साल का वक्त आपको निकल गया। क्या ये चुनावी वर्ष के लिए बचा के रखा था क्या आप लोगों ने कि चुनावी वर्ष में नौकरियां देंगे और फिर से वोट ले लेंगे? ऐसा है क्या कुछ? भाटी साहब, आप ही से सवाल कर रहा हूं मैं। साकी जी, मेरे से जी। हेलो भाटी साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल ये है कि 4 साल में आपने नौकरियां ना के बराबर दी,
5वें साल के लिए बचा के रखा है क्या? साकिब जी पूरा सवाल समझ नहीं आ रहा है कि अगर मेरे से आप पूछ रहे हैं तो। भाटी जी आखिरी साल में ही सारी नौकरियां देंगे क्या? अब तक तो कुछ दिया नहीं। 10 लाख नौकरी लगनी थी 5 साल में, अब सुन गया? अरविंद जी की बात थोड़ी सी मेरे को समझ आई है, बिल्कुल सुनिए जरा। देखिए जहां तक रोजगार की बात है कि कांग्रेस के समय जितनी सारी वैकेंसियां थी कोर्ट में चैलेंज हुई। आज सरकार आपकी है, किसकी है? आज सरकार आपकी है ना, ये किसकी है? थोड़ा सा पार्टी जी 4 साल हो गए सरकार आपकी है। चुनावी मारुति यहाँ से शिफ्ट कर दी, हीरो होंडा यहाँ से शिफ्ट कर दी, 60,000 कच्चे कर्मचारियों का नौकरी आपने दांव पे लगा दी। हाई कोर्ट में आपने कांग्रेस की पॉलिसी को फॉलो नहीं किया और आप बात करते हो कांग्रेस की। चीज हो गई है, अरे रोजगार हुकुम सिंह भाटी साहब, जो कांग्रेस हुकुम सिंह भाटी साहब एक अच्छी चीज हो गई है। हुकुम सिंह भाटी साहब एक अच्छी बात ये हो गई कि अब आगे आप लोगों को मैनिफेस्टो छापने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काम तो कुछ किया नहीं। तो यही वाला मैनिफेस्टो 14 को हटा करके 19 कर दीजिएगा, बस यही काम कीजिएगा इस बार आप लोग, वही मैनिफेस्टो यूज हो जाएगा साहब। नहीं देखिए सरकार का जो प्रयास है वो अधिक से अधिक जो है वो नौकरियों को भरने का है, लेकिन क्योंकि 4 साल में कोशिश करके 647 नौकरियां दी आपने। 4 साल का प्रयास ये है कि 647 नौकरी है 4 साल में। क्या गजब का प्रयास है साहब। भ्रष्टाचार फैला रखे आप लोगों ने। उसकी पैरवी करके उनको जो है उन केसों को सुलझाया है और आगे हम भरने का काम कर रहे हैं, मैक्सिमम भरने का काम कर रहे हैं। तो वही तो पूछ रहा था मैं आपसे कि 5वें साल के लिए बचा के रखा है क्या इन सारी चीजों को? चुनाव से पहले 10 लाख नौकरियां दे देंगे। हाँ। इनके बस की बात नहीं है। बाकी सरकार हमारे आने वाली है, बेरोजगारों को रोजगार कांग्रेस पार्टी देगी, इनके बस की बात नहीं है। ये तो आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, इनको यकीन नहीं हो रहा अभी तक। अरे सोनी साहब कांग्रेस आएगी तब तो देगी रोजगार। कांग्रेस पे आरोप लगा रही है 10 लाख बच्चों को कांग्रेस आएगी और बेरोजगारों को रोजगार देगी। हरियाणा में पहले भी देते ही आगे भी देगी, इनके बस की बात नहीं है। लीजिए भाटी साहब, आपके बस की बात नहीं है ये कह रहे हैं कुलदीप सोनी साहब। माफी चाहूंगा, आज आपके सवाल पूरे समझ आ रहे हैं। अरविंद भारद्वाज जी शायद आपकी आवाज पहुंच रही है भाटी साहब तक, जरा उनको मेरा सवाल पास कर दीजिए। कुलदीप सोनी साहब कह रहे हैं कि इनके बस की बात नहीं है। भाटी जी वो कह रहे हैं कि आपके बस की बात नहीं है, आप नहीं दे पाएंगे नौकरियां। 1 साल बचा है, 10 लाख नौकरियां 1 साल में लगा दोगे क्या? जो वादा किया था 10 लाख लग जाएंगी। ये देखिए 10,000 नहीं लगाएंगे, आप 10 लाख की बात करते हो कि हम 10 लाख वैकेंसियां देंगे, लेकिन सुनिए जरा, मैं आपको एक बात बताता हूँ साकिब जी, ठीक है अरविंद भारद्वाज जी सुन लिया, आपका सवाल सुन लिया उन्होंने, आपने जो सवाल पास किया वो सुन लिया उन्होंने। अब भाटी साहब का जवाब ले लेते हैं प्लीज। प्रॉफिट की तरफ है वो इसीलिए क्योंकि इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया कभी उन विभागों की तरफ। हम वैकेंसियां भरने का काम कर रहे हैं, गुणवत्ता सुधारने का काम कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन का काम कर रहे हैं, जिससे उनकी जो मैन पावर है वो मैन पावर भी पूरी हो। लेकिन हम ये दावा नहीं करते कि हम 10 लाख वैकेंसियां भर देंगे। मैंने अभी बताया 50,000 वैकेंसियां बिल्कुल पाइपलाइन में है, जो तुरंत उनके सिलेक्शन हो। अभी आपने की वैकेंसी 4 डेटों में हो चुका है, वैकेंसियां फिलअप करने का काम करेंगे आप, क्योंकि 5 नगर पालिकाओं के चुनाव है, वो आचार संहिता है। ये सारी चीजों को सरकार कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए हम ज्यादा से ज्यादा वैकेंसियां भर रहे हैं। उसके अलावा डिपार्टमेंट्स की गुणवत्ता को 4 साल से नगर पालिका चुनाव चल रहा है क्या साहब? पिछली सरकारों ने नहीं किया। 4 साल से कोई आचार संहिता नहीं थी। कुछ कई पोस्टें ऐसी हैं, लोगों को जुमला दिखाएंगे, जो एडवर्टीजमेंट एक ही काम है जुमला दिखाना। 3 से 4 साल हो गए देने का वादा इनके राष्ट्रीय एक अध्यक्ष कदम ने भी किया आगे था नहीं बढ़ पाई है। सरकार की तरफ से ऐसा निकालापन दिखाया जा रहा है। 2 लाख लोगों को हर महीने देने का वादा किया था, उसका आंकड़ा नहीं बता रहे, दे देंगे। कहीं रोजगार न मिल जाए,
ये तो ऐसे लोग हैं, हमारी 60,000 बच्चियां जो एएनएम जेएनएम के पेपर की तैयारी कर रही थी, वो 4 साल तक तो पेपर नहीं दे पाई। वो पेपर दे पाते तो वो रोजगार मांगती, उनको बेरोजगार रखा जाए इसलिए से उन्होंने उनके काम भी आगे नहीं बढ़ाए, ना उनसे पेपर लिया गया। आखिरी में 4 साल के बाद तो ये उन 60,000 बच्चियों के पेपर लेने के लायक बने हैं, रोजगार देने के लायक पता नहीं वो तब बनेंगे जब उस बच्चे की, बच्चियों की उम्र निकल जाएगी। ये किस आचार संहिता क्या बात कर रहे हैं मेरे बीजेपी के प्रवक्ता? किसने रोक रखा है? किस हरियाणा के अंदर कब पहले 4 साल पहले आचार संहिता लगी थी? कोई इनसे ये पूछे, ये बताए। जी कुलदीप जी, देखो नौकरियों में भ्रष्टाचार बीजेपी में साबित हो गया, और इनेलो के जो 2 प्रवक्ता बैठे, एक इनेलो के एक दूसरी पार्टी के, दोनों के जो मुख्य है वो नौकरियों में भ्रष्टाचार के रूप में जेल में बंद है। इन्होंने कुछ नहीं किया। आपके नेता भी चले जाएंगे जेलों के दरवाजे में, सीबीआई के मुकदमे खुले हैं, आप उनका भी ख्याल रखें। जो बातें बीत गई, हमें आगे का राह देखना है, सुधारवादी रवैया रखना है। ये नहीं कि आप लोगों को सीबीआई आपके जमीन घोटालों में पैर दसे पड़े हैं, किसानों की जमीनें, संदीप गोयल साहब, आपके मुकदमे। संदीप गोयल साहब, एक बार जरा कुलदीप सोनी साहब से तो पूछ तो लीजिए कि ये किसकी पैरोकारी करते हैं, हुड्डा जी की करते हैं या तंवर जी की करते हैं, फिर आपकी तब तो क्लियर होगा कि किसके जेल जाने की बात आप कर रहे हैं। देखिए साकेत जी, आपने बड़ा चुभता हुआ सवाल इनसे पूछ लिया है। आज हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर जी है, और कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। ना हुड्डा जी कहीं जा रहे, ना कोई और कहीं जा रहा है, ये तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप। चलिए, ये आरटीआई के जरिए आज हमने बहस की, सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाया और पहल भी की। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। लेकिन बहुत अहम सवाल है ये, और ये जो दस्तावेज है ये बताने के लिए काफी है कि प्रदेश की स्थिति क्या है, रोजगारों की स्थिति क्या है, बेरोजगारों की स्थिति क्या है, ये तमाम चीजें। ये कहा जाता था बीजेपी की तरफ से कि एमपी अजब है, लेकिन यहां तो हरियाणा सरकार बड़ी अजब नजर आ रही है। आज की पेशकश में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।